गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ओए रुक! पीछे और कोई नहीं बल्कि अदिति थी, जो गुस्से में तमतमाए हुई थी। उस आदमी ने तुरंत सुनैना को अपनी कार के अंदर धकेल दिया। ये लड़की, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। गर्लफ्रेंड है मेरी, थोड़ा ड्रिंक कर ली है तो साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही अदिति ने पास से ही एक डंडा उठाया और उस आदमी के करीब जाकर उसकी दोनों टांगों के बीच जोर से मार दिया। गर्लफ्रेंड है तेरी? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, अगली बार किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कहते हुए अदिति ने उस आदमी पर और 2-4 वार किए और अचानक उस आदमी ने अदिति से डंडा छीन लिया और उसे जोर का धक्का देकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये देखकर अदिति घबरा गई और उसे लगा आज उसके साथ भी कांड होने वाला है। अदिति ने उस आदमी को अपने ऊपर से उठाने की काफी कोशिश की, जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उस आदमी का वजन इतना भारी था कि वो उसे अपने ऊपर से दूर नहीं कर पा रही थी। आज इस लड़की के साथ साथ तुझे भी जन्नत की सैर कराऊंगा। ये कहते हुए वो आदमी अपने चेहरे को अदिति के चेहरे के करीब ले आया। वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही पड़े एक पत्थर पर गई, जो उसकी पहुंच से दूर था। वो पूरी कोशिश करके अपना हाथ पत्थर तक ले गई और फिर उसने एक झटके में पत्थर से उस आदमी के सिर पर जोर से वार किया और वो आदमी दूसरी तरफ जा गिरा। फिर अदिति ने उस आदमी पर डंडे से इतनी बार वार किया कि वो उठ भी नहीं पाया। अदिति तुरंत सुनैना के पास गई, जो अभी भी नशे की हालत में बेहोश पड़ी थी। सुनैना, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ? अदिति ने बड़ी मुश्किल से सुनैना को कार से बाहर उतारा और फिर पुलिस को कॉल करके उस आदमी को अरेस्ट करवा दिया। वहीं रेहान को भी पता चल चुका था कि सुनैना की वजह से आज पुलिस केस हुआ था। घर पर सुनैना को देखते ही उसका पारा गर्म हो गया। सुनैना, इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल 0 है। क्या जरूरत थी इस तरह बार में जाकर इतना ड्रिंक करने की, वो भी अकेले? अब तक सुनैना भी होश में आ चुकी थी और उसे भी एहसास हो गया था कि उसके ड्रिंक करने की वजह से वो और अदिति कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। वो रेहान के सामने कुछ भी कहने से डर रही थी और अदिति ये बात समझ गई थी। रेहान, तुम बेकार में ही सुनैना को डांट रहे हो, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं अदिति? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? देखो, तुम्हारे हाथ पर आज इसकी वजह से चोट लगी है। क्या जरूरत थी सुनैना को ड्रिंक करके झगड़ा करने की? सुनैना का मन हुआ कि वो एक बार रेहान को बता दे कि रितेश उसे नहीं बल्कि अदिति को प्यार करता था, लेकिन उसके रेहान से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि बेकार में ही उसकी वजह से रेहान और अदिति के बीच झगड़ा हो। मानती हूँ सुनैना ने ड्रिंक की थी, लेकिन उसने किसी से भी झगड़ा नहीं किया। सुनैना को ड्रंक देखकर कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मार्केटिंग टीम से जया भी वहीं बार में ही आई हुई थी। उसने मुझे फोन करके बता दिया। मैंने उस आदमी को ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो क्या सुनैना का किसी से झगड़ा नहीं हुआ था? ऑफ कोर्स नॉट रेहान, भला सुनैना किसी से क्यों झगड़ा करेगी, है ना सुनैना? इससे पहले कि सुनैना कुछ कहती, रेहान ने सुनैना को गले लगा लिया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब। जिसने भी तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की है, देखना उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। रेहान का अपने लिए प्यार और रितेश की बेवफाई याद आते ही सुनैना की आंख से आंसू आ गए और वो तेजी से भागते हुए वहाँ से चली गई। अदिति हेल्पलेस होकर सुनैना को देखती रही। कुछ ही देर बाद सिंघानिया फैमिली में सबने डिनर कर लिया। डिनर के बाद रेहान जल्दी बेडरूम पहुंच गया था और वो केरला पोर्ट के अपने प्रोजेक्ट को लेकर कुछ काम कर रहा था। अदिति भी घर के हाउस होल्ड काम खत्म करके बेडरूम में आ गई। रेहान को काम करता देख अदिति मायूस हो गई
और उसने तुरंत ही उसका लैपटॉप बंद कर दिया। ये मेरा बेडरूम है, ना कि तुम्हारा ऑफिस। जब मर्जी चाहे काम सिर पर लेकर बैठ जाओ। रेहान ने तुरंत अपना लैपटॉप फिर से ऑन कर लिया। अदिति प्लीज समझने की कोशिश करो, इस वक्त पोर्ट के प्रोजेक्ट ने मेरा सिर घुमा कर रख दिया है। एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो उसके बाद मैं चैन से सांस ले सकूंगा। ये कहते हुए रेहान फिर से काम करने लग गया, मानो अदिति उसके सामने थी ही नहीं। कहाँ मैं रोमांस के सागर में डुबकी लगाने की कोशिश कर रही हूँ और कहाँ ये ऑफिस के काम में डूबा हुआ है। लगता है अपना जादू चलाना ही होगा। ये कहते हुए अदिति ने कबर्ड से अपना सूट निकाला और वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ ही देर में वो खूबसूरत ब्लू नाइट गाउन पहनकर बाहर आ गई। अदिति ने बेडरूम की लाइट्स बंद कर दी और कलरफुल नाइट बल्ब ऑन कर दिया। ना चाहते हुए भी रेहान का ध्यान अदिति की तरफ चला गया। उसने देखा नाइट बल्ब की धीमी रोशनी में गाउन के पीछे छिपा अदिति का गोरा बदन चांदनी की तरह चमक रहा था। उसकी चमकदार आंखें अंधेरे में रात की चांदनी की तरह बिखर रही थी। साथ ही उसके गुलाबी होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह फैले हुए थे। अदिति धीमे कदमों से रेहान की तरफ चली जा रही थी और उसके पायलों की छन छन रेहान के शरीर में सिहरन पैदा करने लगी थी। जैसे ही वो बेड के करीब आई, रेहान ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। अदिति भी एक झटके के साथ उसके सीने से जा लगी। इस वक्त दोनों का बदन एक दूसरे को छू रहा था और दोनों के बदन में कंपन होने लगी और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी अदिति और रेहान दोनों ने कल्पना नहीं की थी। अचानक रेहान का फोन बजा। उसकी आवाज से दोनों का मोमेंट ब्रेक हो गया। रेहान ने देखा उसे यामिनी का कॉल आ रहा था। ये देखते ही उसने अपना फोन गुस्से में बेड पर पटक दिया। पता नहीं इतनी रात गए फोन क्यों कर रही है। मैं नहीं उठा रहा उसका फोन, जो होगा देखा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ये हमें परेशान करने के लिए ही फोन कर रही है। अब बहुत हुआ, इसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। मुझे कुछ करना होगा। वो तो गले की हड्डी बन चुकी है, ना उसे मैं निगल सकता हूँ ना ही बाहर फेंक सकता हूँ। केरला पोर्ट का लोन अप्रूव करवा रही है। अगर पोर्ट नहीं बना तो कंपनी बंद। तुम चिंता मत करो, कंपनी भी बंद नहीं होगी और ये यामिनी को भी अच्छा सबक मिल जाएगा। यामिनी का ख्याल छोड़कर रेहान और अदिति फिर से रोमांटिक हो गए। वहीं अगले दिन अदिति रेहान के साथ साथ ऑफिस चली आई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑफिस क्यों आई हुई थी। वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक यामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रही हो? पता है ना, मॉर्निंग आवर्स पर ऑफिस एम्प्लॉय और मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आई हूँ, काम करने आई हूँ। यू नो ना, मैं कंपनी की डायरेक्टर हूँ, ब्रेक पर थी। नाउ आई एम बैक। अदिति की बात सुनकर एक पल के लिए यामिनी का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त अदिति से क्या कहे। तुमने तो रिजाइन कर दिया था ना, फिर तुम कंपनी में वापस कैसे आ सकती हो? यामिनी, ना तुम कंपनी के बोर्ड मेंबर में हो और ना ही इस कंपनी की सीईओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे किस हक से ये सवाल कर रही हो। मेरी मर्जी थी, मैंने रिजाइन किया और अब मेरा काम करने का मन है तो मैं फिर से काम करने आ गई हूँ। आई बिलीव इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। जैसे ही अदिति ने ये बात कही, यामिनी को जोर का झटका लगा। अगर मैं इस कंपनी को बंद करवाने की हिम्मत रख सकती हूँ तो तुम्हें कंपनी से निकलवा भी सकती हूँ। आई विल सी यू अदिति। यामिनी, ये टॉप मैनेजमेंट जोन है। पहली बात तो यहाँ बिना परमिशन आना अलाउड नहीं है। यहाँ पर बेवजह शोर करने के लिए तुम्हें धक्के मारकर बाहर भी निकाला जा सकता है। सो प्लीज बी क्वाइट, हमें अपना काम करने दो। ये कहते हुए अदिति अपने कैबिन की तरफ चली गई और यामिनी जली भुनी रह गई। वहीं रेहान यामिनी की हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही यामिनी की उस पर नजर गई, उसने भी अपने कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर यामिनी का पारा और गर्म हो गया और वो तेजी से रेहान के कैबिन के अंदर चली आई। रेहान, तुम्हारी वाइफ ऑफिस में क्या कर रही है? मुझे वो इस ऑफिस में नहीं चाहिए।
यामिनी, मानता हूँ कि तुम बैंक से लोन अप्रूव करवा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मैनेजमेंट के डिसीजन में इंटरफेयर करोगी। तुम इस कंपनी की शेयर होल्डर हो। कंपनी में किसको रहना है और किसको नहीं, ये कंपनी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, ना कि एक शेयर होल्डर। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे तुम्हारी वाइफ अदिति को इस कंपनी में रहना है या नहीं। आई विल मेक श्योर कि वो इस कंपनी में ना रहे। ये कहते हुए यामिनी गुस्से में तमतमाए रेहान के कैबिन से बाहर आ गई। इस वक्त उसे परेशान देखकर रेहान को बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुनैना भी परेशान थी। वो अभी भी रितेश के साथ बिताए हुए पलों को भूल नहीं पा रही थी। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर जाकर सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रही थी। अपनी कार ड्राइव करते हुए वो सिंघानिया मेंशन से बाहर चली गई और खुद को अपनी कार के शीशे में देखने लगी। सुनैना, क्या तू बच्चों की तरह रो रही है? इस तरह अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकती तू। तुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। यू कैन डू इट सुनैना। आज तू अपने दोस्तों को बताएगी तेरा रितेश के साथ गेम ओवर। आज से रितेश तेरे दिल और दिमाग में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहते हुए सुनैना अंदर से कॉन्फिडेंट फील करने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक पीछे से किसी ने सुनैना की कार को ओवरटेक किया और उसने अपनी कार को उसकी कार के सामने आकर रोक दिया। ये देखकर वो एक पल के लिए घबरा गई और उसे अपनी कार पर ब्रेक लगाना पड़ा। सामने कार में और कोई नहीं बल्कि रितेश था। वो हाथ में रेड रोजेस का एक बड़ा फ्लावर बुके लिए कार से नीचे उतरा और सुनैना की कार के सामने घुटने के बल बैठ गया। I love you, सुनैना। I love you more than anything else. वही कार के अंदर बैठी सुनैना को समझ ही नहीं आया कि वो इस वक्त क्या करे और क्या कहे। उसे वो रितेश याद आ गया जो उसके लिए इसी तरह पागल हुआ करता था और उसे इसी तरह सरप्राइज दिया करता था। ये याद आते ही उसकी आंख में आंसू आ गए। उसका मन हुआ कि वो अभी इसी वक्त कार से उतरकर रितेश को गले लगा ले, लेकिन तभी पीछे से जोर के हॉर्न की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। उसे रियलाइज हुआ कि ये वो रितेश नहीं था जिसे वो प्यार किया करती थी। ये वो रितेश था जिस पर उसे शक था कि वो उसकी ही भाभी अदिति के पीछे पड़ा था। रितेश, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना आज मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये बड़बड़ाते हुए सुनैना ने जोर जोर से हॉर्न मारना शुरू कर दिया। सुनैना, जब तक तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। सुनैना गुस्से में जोर जोर से हॉर्न बजाने लगी, लेकिन रितेश पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। तभी अचानक सामने लोगों की भीड़ लग गई और लोग रितेश के लिए चीयर अप करके उसकी तारीफ करने लगे। भाई, इतने लोगों के सामने प्रपोज करना बहुत डेयरिंग की बात है। दिल जीत लिया ब्रो तूने। यार, ये लड़की कितनी लकी है। अब देख क्या रही हो? प्लीज जल्दी बाहर आओ और बेचारे का प्रपोजल एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो अब तक इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर चुकी होती। हाउ क्यूट यार। उस लड़की की बात सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोग सुनैना को देखने लगे और उसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहने लगे। ये देखकर सुनैना और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। अचानक उसने अपनी कार को बैक गियर में डालकर पीछे किया और उसने अपनी कार तेज रफ्तार से पीछे की तरफ बढ़ा दी। ये देखकर भीड़ में मौजूद सभी लोगों की सांसें फूलने लगी। एक पल के लिए सबको लगा कि वो रितेश को अपनी कार के नीचे रौंद डालेगी, लेकिन फिर उसने रितेश के बहुत करीब से अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ ली और आगे निकल गई। वहीं दूसरी तरफ यामिनी ऑफिस में अदिति के आने से परेशान बैठी हुई थी। वो किसी भी तरह अदिति को रेहान के करीब नहीं आने देना चाहती थी। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, वो लंच के बहाने रेहान के करीब जाने का मौका तलाशने लगी। उसने लंच में किसी महंगे आलीशान रेस्टोरेंट से डिश मंगाई हुई थी और वो उसे लेकर रेहान के कैबिन की तरफ चली गई।
उसने रेहान के कैबिन का दरवाजा अच्छे से खोला भी नहीं था कि वो बाहर से ही बड़बड़ाने लगी। रेहान, आज का मेन्यू मैंने सादगी रेस्टोरेंट से मंगाया है, देखना तुम्हें ये डिश बहुत। यामिनी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने देखा रेहान और अदिति कैबिन में बैठे पहले से ही लंच कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से बाइट शेयर कर रहे थे। ये देखकर यामिनी जल भून गई। ये एग्जीक्यूटिव कैबिन है, पता है ना तुम्हें? लंच आवर्स पर डिस्टर्ब करना अनप्रोफेशनल और रूड होता है। मैं भी लंच के लिए आई हुई थी, लेकिन मुझे क्या पता तुम दोनों यहाँ एक दूसरे को चोच मार रहे हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लंच टाइम पर कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस स्पेस छोड़कर पर्सनल स्पेस में चला जाता है। मैं इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ पर्सनल स्पेस में हूँ। बेहतर होगा यू लीव अस अलोन। आज तक किसी ने भी इस तरह यामिनी की बेइज्जती नहीं की थी। जलन के मारे उसका पूरा का पूरा शरीर तप रहा था। उसका मन हुआ वो इसी वक्त सारा खाना अदिति के सिर पर उड़ेल दे, लेकिन वो मजबूर थी और फिर वो मायूस होकर रेहान के कैबिन से बाहर आ गई। जब से संजना और कोमल का अदिति की माँ को किडनैप करने का प्लान एक्सपोज हुआ था, तब से कोमल घबराई हुई थी। वो बस कैसे भी करके अदिति से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी सिलसिले में वो अदिति की माँ गीता से मिलने आई हुई थी। जैसे ही कोमल घर पर आई, लीला ने उसे ग्रीट करके अंदर बुला लिया, लेकिन गीता कोमल को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। प्रणाम गीता जी, कैसी हैं आप? इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो सोचा आपसे मिल लूं। कोमल, तुमने मुझे किडनैप करके मेरे बेटे का घर उजाड़ने की कोशिश की। मन तो करता है तुम्हें इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं तुमसे उलझकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। गीता मन ही मन ये बात सोच ही रही थी। उसे समझ नहीं आया कि वो कोमल से क्या कहे। गीता जी, क्या हुआ? आप तो कोमल को देखकर ऐसे चुप हो गई जैसे बाघ को देखकर बकरी। कुछ नहीं समधन जी, कोमल को देखकर कुछ याद आ गया, बस वही सोच रही थी। ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं ना अदिति ने इसे बता दिया है मैंने ही इसकी किडनैपिंग करवाई थी। ये सोचते हुए कोमल घबरा गई। क्या याद आ गया गीता जी, हमें भी तो बताइए। कीर्तन में एक औरत से मिली थी जिसकी शक्ल कोमल से बहुत मिलती है, और वो औरत चिल्ला चिल्ला कर गा रही थी। उसे देखकर सबके सब घबरा गए, बस वही याद आ गया। गीता की बात सुनकर लीला मुस्कुराने लगी, तो वहीं कोमल के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। कोमल को लगा कि शायद गीता को अभी अदिति ने किडनैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। गीता जी, मैं आपको अपने दोस्तों के घर कीर्तन में लेकर जाऊंगी। वहाँ पर एक से कमाल एक भजन सिंगर भी आती है।